हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए क्या खास था आज की कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग में। अमेरिका के बाद अब इजराइल से भी ड्रोन्स खरीदने की तैयारी। 2032 से मिलेगा इंडियन नेवी को अपना नया ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। प्राइवेट सेक्टर ने नेवी के NUH प्रोग्राम से HAL को बाहर रखने की रखी मांग। और चीन का लेजर वेपन सिस्टम भारत और अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए नया खतरा। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक आज मंगलवार को चुसूल में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग आयोजित की गई है और इस मीटिंग में पैंगोंग शू और डेप्सांग जैसे महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट पर समय रहते डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत की जाएगी। और दोनों देशों के बीच कोर कमांडर्स लेवल की ये चौथी मीटिंग आज सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई थी। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस मीटिंग में LAC पर रियर बेसिस पर से एक बड़ी तादाद में ट्रूप्स और वेपन्स को पीछे करने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। और इस मीटिंग का जो मुख्य मुद्दा है वो है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दूसरे फेज को शुरू करना। और इस मीटिंग में फिंगर 5 से फिंगर 8 तक ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट और रिलोकेशन पर भी बातचीत की जाएगी। और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस मीटिंग से जुड़ी फिलहाल इतनी ही जानकारी सामने आई है और जैसे इस पर कोई और नई जानकारी सामने आती है तो उसे हम अपने अगले डिफेंस अपडेट में कवर करेंगे। और इसके अलावा लद्दाख से सटी चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए एक फ्रेश खाना भिजवाने के लिए लेह स्थित DRDO की एक लेबोरेटरी सैनिकों को न केवल ताजा खाना मुहैया करवा रही है बल्कि पूर्वी लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड पर पेट्रोलिंग से लेकर हथियार और राशन पहुंचाने के लिए पोनी और ऊंट तैयार कर रही है। और इस बात की जानकारी ABP न्यूज की तरफ से दी गई है। अमेरिका से RQ-11 रेवन SUAV और इजराइल से फायरफ्लाई लॉटरिंग म्यूनिशन सिस्टम के बाद अब इंडियन आर्म फोर्सेस अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए इजराइल से हेरन UAVs की कुछ और यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकती है। ये तो आप जानते होंगे कि हेरन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया एक मीडियम ऑल्टीट्यूड का लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्विलेंस के लिए किया जाता है। और वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों ही इस UAV को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है। और अब जो इस हेरन ड्रोन्स के अन्य यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे ये मुख्य रूप से एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल होंगे। हालांकि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस ड्रोन की कितनी यूनिट्स ऑर्डर की जाएंगी, लेकिन अभी के समय जितने भी रक्षा खरीद हो रही हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के तहत कर रही है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी फ्लीट में आर्म्ड UAVs को इंडक्ट करने के साथ साथ वर्तमान समय में उनकी फ्लीट में जो UAVs पहले से मौजूद हैं उन्हें भी प्रोजेक्ट चीता के तहत एक कॉम्बैट UAV में अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रहे हैं। और डिफेंस सोर्सेज का ये भी कहना है कि इंडियन आर्मी इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के भी और ऑर्डर्स देने की योजना बना रही है। और जबकि इसी बीच DRDO भी अपनी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर काम कर रही है ताकि DRDO इनके जरिए इन्फेंट्री यूनिट्स की करीब 50,000 एंटी टैंक मिसाइल्स की जरूरतों को पूरा कर सके। इंडियन नेवी के MiG-29 के और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने कुछ डिफेंस सोर्सेज का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है कि इंडियन नेवी को इस बात की उम्मीद है कि उन्हें DRDO से नया ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TEDBF कहते हैं वो उन्हें 2032 से मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी एयरक्राफ्ट की मदद से वे अपने मौजूदा MiG-29 के फाइटर्स को रिप्लेस करेंगे। और साथ ही डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इंडियन नेवी की सर्विस से MiG-29 के फाइटर्स 2034 से रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। और इंडियन नेवी जो कि वर्तमान समय में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को ऑपरेट कर रही है और उम्मीद है कि 2022 से इंडियन नेवी के पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत भी होगा जो कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। तो इसीलिए अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए इंडियन नेवी ऑलरेडी करीब 57 कैरियर बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के ग्लोबल टेंडर को इवेलुएट कर रही है। और चूंकि भारत अपने खुद के एक नए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को विकसित करने पर काम कर रहा है तो ऐसे में सोर्सेज का कहना है कि ये हो सकता है कि इंडियन नेवी अपने 57 कैरियर बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट वाले टेंडर को रिवाइज करे। और इसमें रिवीजन के बाद फाइटर्स की संख्या में बदलाव किए जाएंगे या नहीं ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। और वैसे भी वर्तमान समय में नेवी की सर्विस में करीब 45 MiG-29 के फाइटर्स ऑपरेट होते हैं जो कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाकी इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के लिए जो वर्तमान समय की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है उनमें से एक है बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा है डसॉल्ट एविएशन का राफेल। और आपको बताना चाहेंगे कि हम इन दोनों फाइटर्स पर एक कंपैरिजन वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें हमने आपको अपने ओपिनियन में बताया था कि इन दोनों में से नेवी के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और इसके अलावा डिफेंस सोर्सेज की तरफ से अस्त्र MK2 मिसाइल को लेकर भी एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि जो अस्त्र MK2 एयर टू एयर मिसाइल होगी
वो एक लॉन्गर रेंज मिसाइल होने के साथ साथ हायर फ्यूल कैपेसिटी के साथ भी आएगी और ये अमेरिका की AIM-120D और चाइना की PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तुलना में ज्यादा सुपीरियर होगी। और वैसे कहा गया है कि अस्त्र MK2 की जो रेंज है वो 160 से 180 किलोमीटर तक होगी, लेकिन ये इस मिसाइल की एक्चुअल रेंज नहीं है क्योंकि इसकी एक्चुअल रेंज को क्लासिफाइड रखा जाएगा। और केवल इतना ही नहीं बल्कि अगले दशक तक अस्त्र MK3, जिसे फिलहाल हम सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के नाम से जानते हैं, वो भी अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगी और इसकी रेंज अस्त्र MK2 की तुलना में और ज्यादा होगी। बाकी हम इस SFDR मिसाइल पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि जो इंडियन नेवी का 21,000 करोड़ रुपए की कीमत वाला नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में स्टेट ओन कंपनी HAL को शामिल न किया जाए, उसे इस प्रोग्राम से बाहर रखा जाए क्योंकि उनके मुताबिक स्टेट ओन कंपनी के पास एक अनुचित लाभ होता है और गवर्नमेंट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेस होने की वजह से ये अन्य नॉमिनेटेड ऑर्डर्स के माध्यम से बिड्स को क्रॉस सब्सिडाइज कर सकते हैं। और वैसे भी जो ये नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की योजना है ये मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर के लिए ही रिजर्व थी, लेकिन इस साल मई के महीने में रक्षा मंत्रालय की तरफ से HAL को भी इसमें शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज नहीं चाहती है कि इस प्रोग्राम में कोई भी स्टेट ओन कंपनी शामिल हो और उनका कहना है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के एकाधिकार को तोड़ने की जरूरत है और इसमें जितनी भी कंपनी अपनी बिड सबमिट कर रही हैं, उन सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी द्वारा अमेरिका से करीब 72,716 असॉल्ट राइफल्स के दूसरे ऑर्डर के फैसले पर भारत की स्थानीय इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि अमेरिका से 600 के दूसरे बैच को ऑर्डर करने का जो आर्मी का फैसला है, इससे वे कोई आश्चर्यचकित नहीं है, लेकिन वास्तव में ये उनके लिए एक सेटबैक की तरह है और ये भारत सरकार के आत्मनिर्भरता वाले कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जाता है। अभी के समय जो भारत की डोमेस्टिक स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए अपनी बैट्स लगा रही हैं और इसके अलावा उनके असॉल्ट राइफल्स के लिए उनके पास एक्सपोर्ट मार्केट भी मौजूद है। और जबकि डिफेंस सोर्सेज का ये कहना है कि जो 600 के असॉल्ट राइफल्स हैं वो ट्रूप्स के साथ पहले से सर्विस में मौजूद वेपन को ध्यान में रखकर ही की गई है और फैक्ट ये है कि ये ऑप्शन क्लॉज इस डील का हिस्सा था, यानी कि शुरू से योजना अधिक राइफल्स को खरीदने की थी जो कि फीडबैक और नेसेसिटी पर आधारित थी। और जबकि सोर्सेस ने इस बात को भी शामिल किया है कि ऐसे कई सारे टेंडर्स पर काम किया जा रहा है जिनमें प्राइवेट डोमेस्टिक प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो भी है फिलहाल आर्मी के 600 वाले राइफल्स को खरीदने वाले फैसले से जो भारत की डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो ज्यादा खुश नहीं हैं। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक चाइना की ग्राउंड बेस्ड लेजर्स भारत और अमेरिका के सैटेलाइट्स को बड़ी आसानी से अपनी चपेट में ले सकती हैं। उनका कहना है कि चाइना ने लेजर्स के माध्यम से दुश्मन के सैटेलाइट सेंसर्स को डिस्ट्रॉय करने की फुल कैपेबिलिटी हासिल कर ली है और जिसके चलते वॉर टाइम के दौरान चाइना, भारत और अमेरिका दोनों के सैटेलाइट्स को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और जबकि जनवरी 2019 में पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था और साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी थी कि चाइनीज मिलिट्री अगले साल यानी कि 2020 में लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय और डैमेज करने के लिए लेजर वेपन्स को तैनात कर सकती है। और जबकि डिफेंस एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा ही लेजर स्टेशन सिंगजियांग में आइडेंटिफाई किया है जहां पे 4 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से एक बिल्डिंग में सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और जबकि बाकी के अन्य 3 बिल्डिंग्स में सैटेलाइट सेंसर्स को डैमेज करने के लिए लेजर सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। और चाइना ने शंघाई, चेंगजुआन, बीजिंग, वुहान और क्यूमिंग में 5 फिक्स रेंजिंग स्टेशंस को भी स्टैब्लिश किया है। और जबकि चाइना के पास 2 मोबाइल रेंजिंग स्टेशंस भी हैं जो कि ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और वैसे तो ये रेंजिंग स्टेशन सैटेलाइट्स और स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनको दुश्मन सैटेलाइट्स को डैमेज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जबकि अमेरिका की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई स्टेशन में जो रेंजिंग सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे इस्तेमाल होने वाले लेजर 2.8 वॉट्स की लो एवरेज पावर के साथ आती है और जबकि बाकी के जो अन्य स्टेशन हैं वहाँ पे भी लेजर की पावर या तो इतनी है या इससे कम है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई स्टेशन में करीब 60 वॉट की पावर वाली एक अन्य लेजर भी स्थापित की गई है और कैलकुलेशन से मालूम पड़ता है कि अगर 1 वॉट की लेजर है तो उसमें 1000 में से एक बारी चांस होगा जो कि सैटेलाइट के सेंसर को परमानेंटली डैमेज कर सके, लेकिन 40 वॉट की लेजर में ये चांस दुगना हो जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।